बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 16 हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 16 के अंदर हम अल्टरनेटिंग करंट्स को जो है डिस्कस करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजीज़ या इंट्रोडक्शन के ऊपर ये लेक्चर है कि हम अल्टरनेटिंग करंट के इस चैप्टर में कुछ बेसिक टर्म्स को जिसको आगे जाके डिस्कस करेंगे उसको आज समझ जाएंगे कि ये बेसिकली होता क्या है। जैसे सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट क्या है। ये ऐसा करंट है, करंट विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड कॉन्टीन्यूसली एंड डायरेक्शन पीरियोडिकली। यानी ये एक ऐसा करंट है जिसकी मैग्नीट्यूड कॉन्टीन्यूसली चेंज होती रहती है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होती है, बट वो पीरियोडिकली चेंज होती है। यानी ख़ास टाइम के बाद वो अपनी डायरेक्शन को क्या करता है, वो चेंज करता है। लाइक दिस मैंने इसकी एक वेव फॉर्म ड्रॉ की हुई है कि इस वेव फॉर्म को हम अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म कह रहे हैं। देखें जी, यहाँ से इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो आस्ता आस्ता क्या हो रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है, कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज होती जाती है। ये अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू पर आ रही है, इसके बाद इसकी वैल्यू फिर क्या हो रही है, कम होना शुरू हो गई। इसके बाद ये एक ऐसा स्पैन है, इसके बाद क्या हुआ, उसने अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर लिया। फिर उस जो डायरेक्शन चेंज की है इस डायरेक्शन में उसने इंक्रीज़ होना शुरू किया और वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता है, ख़ास वैल्यू तक इंक्रीज़ हुआ। उसके बाद वो उसी वैल्यू को डायरेक्शन उसी को डिक्रीज़ में लेना शुरू हो गया, यहाँ तक पहुँचा। इसके बाद दोबारा डायरेक्शन जब चेंज करता है तो लाइक दिस, जैसे स्टार्ट किया था उसी तरह फिर क्या हो जाएगा, उसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, फिर मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ होगी। यानी यहाँ तक उसने जो काम किया है आगे वही काम क्या हो जाएगा, उसका रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यानी यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट हो गया, आगे इस तरह के साइकिल्स जो है वो चलते रहेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम, अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म। यानी ये अल्टरनेटिंग करंट को एक वेव की शक्ल में हमने क्या किया है, वो एक्सप्रेस किया हुआ है। यहाँ देखिएगा, मैंने ये कोई अल्टरनेटिंग सोर्स है जिसको किसी रेजिस्टेंस किसी आउटपुट पे लगाया हुआ है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इस टाइम को, जो ये कंप्लीट एक साइकिल का जो टाइम होता है इसको बोलते हैं टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। तो इसका मतलब है यहाँ तक क्या होगा, वो आधा टाइम। यानी इसने आधा टाइम, अपने साइकिल का आधा टाइम में क्या किया है, पोलैरिटी को रिवर्स नहीं किया। यानी जो पॉजिटिव एंड था वो पॉजिटिव रहा, दूसरा एंड था वो नेगेटिव ही रहा, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड क्या की है, वेरी। पहले पॉजिटिव इंक्रीज होना शुरू हुआ, अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज हुआ, फिर ये पॉजिटिव ही रहा लेकिन अपनी वैल्यू को डिक्रीज करना शुरू हो गया, ठीक है। फिर जब टाइम 0 से t/2 कंप्लीट हो गया, आधा साइकिल कंप्लीट हो गया, अगले आधे साइकिल के लिए t/2 से t तक इसने क्या किया, अपनी पोलैरिटी को चेंज कर लिया। यानी जो नेगेटिव पॉजिटिव एंड था वो नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, उलट हो गई। करंट की डायरेक्शन फिर इस आधे साइकिल के लिए क्या रही, करंट की डायरेक्शन सेम रही। तो इसका मतलब है कि जो पोलैरिटी रिवर्स हो रही है, जो डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, वो पीरियोडिकली हो रही है। हर साइकिल के जो आधा टाइम है, हाफ ऑफ देयर टाइम पीरियड, पोलैरिटी क्या हो जाती है, वो रिवर्स होना शुरू हो जाती है, ठीक है जी। तो फिर इसके अंदर जो है ना वेरिएशन आ रही है, तो दो टर्म्स लाजमी आ जाएंगी, एक टाइम पीरियड और एक आपके पास फ्रीक्वेंसी। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या वेरिएशन इन अ सेकेंड। ये दो डेफिनेशन है, सिंपल सी हैं, इसको भी इसमें रखना है। तीसरी बात इसके अंदर ये है कि जी एसी का सोर्स क्या है। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने एसी जनरेटर पढ़ा था, जो ने बताया था कि ये बेसिकली हमारे पास ईएमएफ का सोर्स है जो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करता है। जो कैसा डिफरेंस था, जो अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस था। तो फिर हमारे पास अल्टरनेटिंग जनरेटर जो है, जिसका ये इक्वेशन हमने पढ़ी थी NWAB साइन ऑफ थीटा, ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये एसी सोर्स है। इससे पैदा होने वाला करंट क्या होगा, वो अल्टरनेटिंग करंट होगा। अभी हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। ये जो आपके पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ खसूसियात हैं, उसको देखते हैं, टर्म्स को, फिर इसको आगे अप्लाई करेंगे। जैसे पहली क्या है जी, कि इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, यानी वैल्यू एट एनी इंस्टेंट, जो हम लास्ट चैप्टर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये इसकी इक्वेशन है, इसको हम वोल्टेज से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, साथ में साइन ऑफ थीटा।
थीटा क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू ओमेगा टी, और ओमेगा क्या है 2 पाई बाई टी। ये जो स्मॉल टी है दैट डिफाइंड इट्स इंस्टेंट, ये किसी भी लम्हे जितना टाइम भी गुजरा उस टाइम को पुट करें, आपको उस लम्हे पर उस इंस्टेंट पर इसकी वोल्टेज की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। देखिए मैंने एक दो एग्जांपल दिखी, जैसे सपोज अभी सिस्टम जब स्टार्ट होता है टाइम इज इक्वल टू 0, जब टाइम आपका 0 है तो आप इस जगह पर t की वैल्यू 0 पुट करें तो आपका सारा आंसर क्या हो जाएगा 0। इस मतलब वोल्टेज यहाँ पर कितना है 0, करंट भी क्या होगा यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि वोल्टेज इज द सोर्स ऑफ करंट। इसके बाद सपोज मैं करता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम पीरियड है, ये हाफ ऑफ टाइम, और ये जो पॉइंट बनेगा ये मजीद इसका हाफ यानी क्वार्टर पार्ट बन जाएगा, टाइम पीरियड का क्वार्टर पार्ट। इस क्वार्टर टाइम के ऊपर इसकी वोल्टेज की वैल्यू कितनी आती है, मैं इस जगह पर इसकी वैल्यू t/4 पुट करके सॉल्व करता हूं तो आंसर क्या आता है v0। तो देखें ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर चुका हुआ है जब t/4 आया, वोल्टेज भी मैक्सिमम तो करंट भी क्या हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। इसी तरीके से आप किसी भी लम्हे आप t/2 पे निकाल सकते हैं, आप 3t/4 पे निकाल सकते हैं, आप t पे निकाल सकते हैं, आप 2t पे निकाल सकते हैं, जिस मर्जी इंस्टेंट पे आप इस वोल्टेज वैल्यू को निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। फिर है जिसकी पीक वैल्यू, ये जो मैक्सिमम वैल्यू इसकी आ रही होती है दैट इज नोन एज पीक वैल्यू और सिंपल मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट है जी पीक टू पीक वैल्यू, ये बात समझने वाली है। पीक टू पीक से मतलब होता है एक पीक से लेके नीचे वाली पीक तक, दूसरी पीक तक, जिसको मैंने यहाँ भी ड्रॉ किया हुआ है, ये का आपका वेव फॉर्म है, इसकी ये पीक वैल्यू है, ये नेगेटिव पीक वैल्यू है। जब कहा जाए पीक टू पीक वैल्यू तो जस्ट आपने दोनों की मैग्नीट्यूड्स को जो है ना, एम्पलीट्यूड्स को जो है क्या करना होता है, ऐड करना होता है। यानी इस वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू को आप ऐड करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड पीपी वैल्यू और पीक टू पीक वैल्यू। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी आ रही है वो आ रही है रूट मीन स्क्वायर, RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन जब आप किसी जगह पर वोल्टेज किसी DC मीटर के साथ वोल्टेज या करंट को कैलकुलेट करते हैं तो आपका देखते हैं कि DC मीटर एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करता है। अब अगर आप AC मीटर लगा देते हैं, AC मीटर भी क्या करेगा, एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करेगा। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो एक साइकिल के अंदर जो एवरेज वैल्यू आ रही है, जितना पॉजिटिव आ रहा है उतना नेगेटिव आ रहा है, एवरेज वैल्यू तो 0 हो गई। इसका मतलब है जो एक साइकिल में वैल्यू है हर साइकिल में वैसे वैल्यू होगी। इसका मतलब है करंट की वैल्यू तो 0 आ रही है, लेकिन इसका जो इफेक्ट आ रहा है वो 0 जैसा इफेक्ट नहीं है। यानी हम किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब लगाते हैं इसको तो ये इसकी कोई ना कोई पावर डिसिपेशन देता है, हमें पावर मिलती है इसके अंदर। तो इसका मतलब है फिर अगर पावर मिलती है तो फिर करंट का इफेक्ट 0 नहीं है। तो एक्चुअली क्या है जी, करंट के स्क्वायर की एवरेज को कैलकुलेट कर रहा होता है बेसिकली। इसका मतलब है अब हमने ये कैसे कैलकुलेट करना है, तो फिर हम इसको कैलकुलेट जो करने का तरीकाकार बनाया है उसका नाम है रूट मीन स्क्वायर। यानी पहले हम क्या करेंगे, तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर करेंगे, फिर उसकी मीन वैल्यू लेंगे और देन अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू जो है वो निकल आएगी वोल्टेज की या करंट की, जिसको फिर हम क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसको क्या कहा जाता है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC ओवर अ कंप्लीट साइकिल। कि किसी भी AC की जो कंप्लीट साइकिल में अफेक्टनेस होती है, इफेक्टिव वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड इट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाई, इस डायग्राम की तरफ आए, इस डायग्राम को देखते हैं कि किस तरीके से हमने इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। देखिए ये डॉटेड, ब्लैक डॉटेड के साथ मैंने एक AC की वेव फॉर्म बनाई है जिसकी पीक वैल्यू V0 है, जिसका टाइम पीरियड यहाँ से लेके यहाँ तक T टाइम है। मैंने क्या करना, रूट मीन स्क्वायर, पहले तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर कर लेना। देखें जब मैं 0 का स्क्वायर करूंगा 0, ये मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर करूंगा तो ये बन जाएगा यहाँ तक, जिसका नाम मैंने क्या रखा है, V0 स्क्वायर। यानी ये क्या बन गया, V0 स्क्वायर। इसके बाद वैल्यू कम होती जाएगी, ये भी कम होता जाएगा, यहाँ पर 0 आया तो इसकी वैल्यू स्क्वायर भी 0 होगी। बट नीचे आ जाए, ये नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, जब नेगेटिव का आप स्क्वायर करेंगे फिर पॉजिटिव में चला जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर फिर ग्राफ कहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव में ग्राफ चला जाएगा। जब इस नेगेटिव पीक वैल्यू को आप स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव V0 स्क्वायर के अंदर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक पहुँच गए तो एक साइकिल के अंदर जो V0 प्लस और माइनस V0 है, इसकी एवरेज वैल्यू तो 0 हो रही है, लेकिन हमने क्या करना है, इसके स्क्वायर की एवरेज निकालनी है। क्या करना है, इसके स्क्वायर की एवरेज। तो फिर हम स्क्वायर की एवरेज कैसे निकालेंगे, ये अपनी
वैल्यू 4, 1, 2, 3 और 4 वैल्यूज़ का हम इसका मीन ले लेंगे, जैसे मैं निकाल रहा हूँ रूट मीन स्क्वायर। तो फिर 4 वैल्यूज़ हैं और 4 पे डिवाइड कर देंगे। मैं 4 वैल्यूज़ हैं 4 पे डिवाइड करेंगे, उसकी एवरेज आ जाएगी। क्या क्या वेरिएशन आ रही है? देखिए 0 एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, 4 वैल्यूज़ हैं एक साइकिल के अंदर। अब यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4। कोई भी आप इसकी जो है ना 4 वैल्यू लेके उसको क्या करें, स्क्वायर किया हुआ है जो उनको ऐड किया, डिवाइडेड बाय 4 की, अंडर रूट किया, ये सॉल्व किया, तो आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ रही है जो किसके बराबर आ रही है 0.070 V0, 70% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू। देखिएगा मैंने इसको इस तरह ड्रॉ किया हुआ है। देखें ये आपके पास इसकी जो है ना क्या लेते हैं AC वैल्यू, ये इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है ना, सॉरी मीन स्क्वायर मीन वैल्यू सॉरी। तो ये इसका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा इन दोनों का सेंटर पे। और जब आप इसका अंडर रूट लेते हैं तो देखें आपके AC के अंदर ही ये वैल्यू आ रही है, 70% के ऊपर ये वैल्यू आ रही है। तो ये बेसिकली अफेक्टनेस है जो आपके पास कहीं पर रूट मीन स्क्वायर कहलाती है, ठीक है जी। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है, यानी आपका जो पीक वैल्यू दी जाएगी, पीक वैल्यू का 70% आप कैलकुलेट कर लें, उसकी क्या आ जाएगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ रही होगी। नेक्स्ट इसके अंदर आ रहा है फेज। फेज बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। फेज बताता होता है डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ एनी सिस्टम। अब यहाँ पर जो है ये वेव फॉर्म आ रही है, ये AC आ रहा है, AC की डायरेक्शन आ रही है, तो फिर ये फेज बताएगा, एंगल बताएगा कि ये किस डायरेक्शन पर है, ये 30 पर है, 60 पर है, क्या फेज है इसका। नेक्स्ट है जी फेज की लैगिंग और फेज की लीडिंग से क्या मुराद होता है। सिंपल सा बात है, जिसका फेज आगे होगा हम बोलेंगे ये फेज लीड कर रहा है, जिसकी फेज की वैल्यू, एंगल की वैल्यू थोड़ी होगी, पीछे होगी, हम उसे क्या बोलेंगे कि भाई ये फेज क्या कर रहा है, वो लैग कर रहा है, ठीक है जी। जैसे मैंने ये आपके सामने 3 ग्राफ ड्रॉ किए हैं, तीनों डिफरेंट कलर से किए हैं, एक ही के ऊपर तीनों बनाए हैं ताकि समझना हमारे लिए क्या हो जाए, ज़रा आसान हो जाए, कंपेयर करना आसान हो जाए। देखें एक ब्लैक से वेव बनी हुई है, ठीक है, एक रेड से वेव बनी हुई है, एक आपका ब्लू से वेव बनी हुई है। मैंने इसके क्या किए हैं, फेज बताए हैं कि डिफरेंट पॉइंट पे फेज क्या है। पॉइंट मैंने 3 सपोज कर लिए। देखें एक पॉइंट ये रखा A, एक पॉइंट ये रखा B, एक ये पॉइंट रखा है C मैंने। और फिर मैंने कहा जी जरा देखते हैं जी इन पॉइंट पे क्या फेज आते हैं। पहले ब्लैक के लिए देखते हैं। देखिए ब्लैक का यहाँ पे फेज कितना होगा 0, यहाँ पर जाकर ब्लैक का फेज कितना बन जाएगा 90, क्योंकि ये फेज कितने का होता है 90 का। इसके बाद ये 180 और ये क्या बन रहा है 270। देखिए मैंने ब्लैक का क्या लिखा, पहले 0 फेज लिखा, फिर 90 लिखा, फिर उसके बाद क्या लिखा 270 को हम -90 भी बोलते हैं। इसी तरीके से रेड का फेज लिखें, रेड इस वक्त अपनी पीक वैल्यू पर है, जब पीक वैल्यू पर होता है तो फेज कितना होता है 90 होता है। तो देखें इसका 90 या π/2 लिखते हैं। इसके बाद जब यहाँ पहुँचेगा तो कितना आ जाएगा 180, इसको पाई भी कहते हैं। इसके बाद जब यहाँ पे आएगा तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, इस जगह पे ये C पॉइंट आ गया, तो ये कहाँ चला जाएगा दोबारा 0 पे, यानी वेव जब स्टार्ट हो रही है उस पर आ जाएगा। और इसको 0 भी कह सकते हैं और 0 पाई भी कह सकते हैं। अच्छा 0 के साथ अब आ जाए ब्लू के ऊपर। ब्लू क्या जा रहा है, वो पहले नीचे से शुरू हो रहा है, नीचे क्या होता है -90 या 270। तो ब्लू का यहाँ फेज कितना है 90 का फेज है, ठीक है। और जो आपके पास यहाँ पर ब्लू पहुँचेगा तो ब्लू 0 को अचीव कर लेगा, जैसे इसने 0 को अचीव किया था, ठीक है। और उसके बाद जब ये ब्लू यहाँ पहुँचेगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। ये जो आपके पास फेज की लैगिंग और लीडिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर हम इसको दोबारा से रिवाइज भी करेंगे और इसी की बेस पर अगले टॉपिक जो है हमने डिस्कस करने हैं। लेकिन ये चंद बेसिक्स हैं, इसको आप अंडरस्टैंड करें, ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बारे में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपके पास है तो कमेंट सेक्शन में आप इसको क्वेश्चन को पुट करें, ताकि आप अगर ये क्लियर कर लेते हैं और मैं इसकी क्वेश्चनिंग आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ तो देन मुझे आगे समझाना क्या हो जाएगा, आसान होगा। आपके क्वेश्चन को लेकर एक वीडियो बनाऊंगा ताकि फिर ये हो जाएगा जिन जिन लोगों के इश्यूज आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन के शक्ल में जो है ना वो रिजॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।